सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड डायमंड के बारे में। यह कहानी है एक मजदूर की जिसे एक बेशकीमती हीरा मिलता है, मगर अब उसके पीछे सारे लोग लगे हुए हैं, चाहे वो गुंडे हों या फिर सिपाही। कहानी की शुरुआत होती है और हम सोलोमन वेंडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने छोटे से परिवार के साथ सियरा लियोनी नाम के देश में रहता है। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी है और उसके 3 बच्चे हैं। वो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने का काम करता है। सोलोमन के लिए उसका परिवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो अपने हर एक बच्चे से प्यार करता है, उन्हें स्कूल भेजता है, उसके बाद निकल पड़ता है मछलियाँ पकड़ने के लिए। शाम में जैसे ही बच्चे वापस आते हैं वो भी वापस चला आता है। मगर यहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। अभी पूरे देश में सिविल वॉर का माहौल है, हर तरफ लड़ाई चल रही है। किसी भी गाँव पर आतंकवादी कभी भी हमला कर देते हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ करके रखा हुआ है। एक दिन जब सोलोमन वापस आता है तो देखता है कि अब उसके गांव पर भी हमला हो गया। बाहर के सारे लोग हर तरफ गोलीबारी कर रहे हैं, हर तरफ उन लोगों ने लाशें बिछा दी हैं। तब सोलोमन अपने परिवार को बचाने में लग जाता है, मगर अपने परिवार को बचाते समय लोग उसे पकड़ लेते हैं। सोलोमन देखने में हट्टा कट्टा है। वो उसे पकड़ के लेकर के चले जाते हैं माइंस की तरफ। ये वो जगह है जहाँ पर इन सारे पकड़े हुए लोगों से मजदूरी करवाई जाती है। दिन भर इन्हें काम दिया जाता है कि ये खुदाई करें और यहाँ से हीरे बाहर निकालें। यहाँ पर बहुत सारे हीरे हैं। अब सोलोमन यहीं पर काम कर रहा है। वो अपने परिवार से बहुत दूर है। तभी हम यूनाइटेड नेशन की एक मीटिंग को देखते हैं। ये सारे लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है माइंस में, ताकि हीरे निकलवाए जा सके। बहुत सारे लोग हर रोज़ जूझ रहे हैं, इसके लिए इन्हें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर इन लोगों ने हीरो के बहुत सारे व्यापारियों को बुलाया है ताकि वो लोग जान सके कि इनके पास जितने भी हीरे आ रहे हैं क्या वो सही तरीके से आ रहे हैं या फिर उन्हीं परेशान लोगों की वजह से यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तब सारे लोग मना कर देते हैं। यहाँ पर साइमन्स नाम का भी एक आदमी है जो मुस्कुरा रहा है। हमें पता है कि साइमन उन्हीं लोगों में से है जो गैर कानूनी तौर पे हीरो को लाता है यहाँ पर। तभी हम डैनी आर्चर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले सेना में हुआ करता था, मगर अब वो हथियारों की तस्करी करता है। वो आ चुका है सियरा लियोनी में। यहाँ पर वो सारे लोग जो सरकार के खिलाफ हैं, उनका एक संगठन है जिसका नाम है RUF। डैनी गैर कानूनी तौर पे उन्हें ला करके हथियार देता है और हथियारों के बदले वो उसे हीरे देते हैं। ये डैनी के लिए एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि पैसे के बदले जब उसे हीरे मिलते हैं तो उनकी कीमत और भी ज़्यादा होती है। मगर इतनी आसानी से वो हीरो को लेकर के देश से बाहर नहीं जा सकता। तब वो मदद लेता है यहाँ के चरवाहों की, जो भेड़ चराने का काम करते हैं, और उनके जरिए वो लेकर के जाता है बाहर। उसने हीरो को छुपा करके रखा है भेड़ के स्किन के अंदर। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आर्मी वाले चले आते हैं। जब उनकी नज़र पड़ती है कि चरवाहों के साथ एक गोरा आदमी है, तब उन्हें शक होने लगता है कि आखिर ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। वो तुरंत डैनी से पूछताछ शुरू कर देते हैं। तब वो अपना कार्ड दिखा करके कहता है कि मैं नेशनल ज्योग्राफी के लिए काम करता हूँ। मगर उन्हें अभी भी शक हो रहा है कि डैनी बहुत ही शातिर आदमी है, उसके पास सारे सवालों के जवाब हैं। यहाँ पर एक ऐसा सिपाही है जिसे इनकी तरकीब पता है कि भेड़ के शरीर के अंदर वो लोग कैसे हीरो को छुपा के रखते हैं। जब वो सारे भेड़ों की तलाशी लेता है तब एक भेड़ के अंदर उसे बहुत सारे हीरे मिलते हैं। इस चीज़ से पुष्टि हो जाती है कि डैनी यहाँ पर क्या कर रहा था। अब डैनी इन्हें घूस देने की कोशिश करता है, मगर ये लोग नहीं मानते और उसे गिरफ्तार करके लेकर के चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सोलोमन को देखते हैं जिसे खुदाई का काम करवाया जा रहा है। जब वो काम कर रहा होता है तभी वो देखता है कि उसके हाथ एक बहुत ही बड़ा हीरा लगा है। इतना बड़ा हीरा आज तक यहाँ पर किसी ने नहीं देखा है। उसके अंदर का भी लालच जग जाता है। उसके पीछे जो आदमी बंदूक लेकर के खड़ा है, जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, सोलोमन उस हीरे को छुपा लेता है अपने अंगूठे में। फिर उस आदमी को कहता है कि मुझे टॉयलेट करने जाना है जंगल की तरफ। मगर उसे जाने देने से पहले वो लोग उसकी तलाशी लेते हैं, मगर कहीं भी उन्हें कोई हीरा नहीं मिलता। सोलोमन आगे आता है और गड्ढा खोद करके हीरे को अंदर रखने लगता है। तभी एक आदमी देख लेता है कि सोलोमन यहाँ पे क्या कर रहा है। उस पर बंदूक तानने के बाद कहता है कि मुझे हीरा दो। मगर सोलोमन अब हीरे को देता उससे पहले आर्मी वाले हमला कर देते हैं। अब चारों तरफ गोलियां चल रही है। वो आदमी घायल होकर के नीचे गिर जाता है। तब सोलोमन को वक्त मिल जाता है हीरे को गाड़ने का। जैसे ही वो हीरे को गाड़ता है, उसे भी आर्मी वाले पकड़ के लेके जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग जेल के अंदर हैं। इसी जेल में डैनी भी है, उसके साथ साथ वो आदमी भी जिसने सोलोमन को हीरा छुपाते हुए देखा था। वो सबको चिल्ला करके कहता है कि इस आदमी के पास हीरे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, इतना बड़ा जितना बड़ा हम लोगों में से किसी ने नहीं देखा है। जो भी मुझे इसके पास से हीरा निकाल करके देगा, मैं उसे बदले में $1000 दूंगा। तब सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। इस चीज़ को देखने के बाद सोलोमन भड़क जाता है। वो अपने सारे कपड़े उतार करके कहता है कि कहाँ है हीरा, कोई हीरा नहीं है।
हीरे के लालच में तुमने सबको बर्बाद करके रखा है। तुमने मुझे भी मेरे परिवार से दूर कर दिया। इन सारी चीज़ों को डैनी बड़े ही ध्यान से देख रहा है। डैनी एक शातिर आदमी है, वो समझ जाता है कि इस आदमी के पास सच में हीरा है। अगले दिन डैनी का दोस्त उसे छुड़ा लेता है जेल से। बाहर आने के बाद डैनी कहता है कि अंदर सोलोमन नाम का एक आदमी है, उसके पास एक बेशकीमती हीरा है। चाहे कुछ भी हो जाए उसे जेल से बाहर निकालो। और बाहर निकलते ही कहना कि वो आकर के मुझसे मिले। वो आदमी ऐसा ही करता है। अगले ही दिन वो सोलोमन को भी छुड़ा लेता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम्हें डैनी नाम के आदमी ने छुड़ाया है, अब सीधा जा करके उससे मिलो। दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं जिसकी मुलाकात होती है एक जर्नलिस्ट से जिसका नाम है मैडी। जब ये दोनों बातें करते हैं तब मैडी कहती है कि मैं यहाँ पर खुलासा करने आई हूँ सारी चीज़ों का। मुझे पता है कि ये सिविल वॉर क्यों हो रहा है। ये सब कुछ एक बड़ी कंपनी करवा रही है जो हीरे का व्यापार करते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ के मासूम लोगों को, जिनसे ज़बरदस्ती माइनिंग का काम करवाया जा रहा है। और जब भी इन्हें हीरे मिलते हैं, हीरे चले जाते हैं बाहर उन अमीर लोगों के पास। मुझे उस माइनिंग कंपनी की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना है। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही। वो डैनी से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डैनी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वो वापस चला आता है घर। कमरे के अंदर घुसते ही वो देखता है कि उसकी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। वो समझ जाता है कि किसी ने उसके कमरे की तलाशी ली है। वो बाहर आता है और एक दमदार पंच मारता है कोडिल ब्राउन नाम के आदमी को। फिर उससे कहता है कि कैप्टन को जाकर के बोल देना कि उसके पैसे उसे मिल जाएंगे, उसके लिए मेरे कमरे की तलाशी लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना कह के वो चला जाता है। तभी हम सोलोमन के परिवार को देखते हैं जो एक गांव से दूसरे गांव में भाग रहे हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। लेकिन आरयूएफ वाले जैसे ही हमला करते हैं उनके हाथ सोलोमन का बड़ा बेटा लग जाता है जिसका नाम है दिया। वो दिया को लेकर के जाने लगते हैं ताकि वो उससे मजदूरी करवा सकें। उसकी माँ चिल्लाती रह जाती है मगर वो नहीं मानते। दूसरी तरफ सोलोमन हर तरफ अपने परिवार को ढूंढ रहा है मगर वो लोग उसे कहीं नजर नहीं आ रहे। तभी डैनी पहुंच जाता है उसके पास और कहता है कि मुझे बताओ वो हीरे का टुकड़ा कहाँ पे है, मैंने ये तुम्हें जेल से छुड़ाया है। सोलोमन कहता है कि तुम किस हीरे के बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास हीरे नहीं है। वो फिर से अपने परिवार को ढूंढने में लग जाता है। दूसरी तरफ दिया को लेकर के आया गया है मजदूरी करवाने के लिए। यहाँ पर दिया अकेला बच्चा नहीं है, उसके उम्र के और भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे और ये सबके दिमाग में कचरा भर रहे होते हैं सरकार के खिलाफ ताकि इनका इस्तेमाल कर सकें। पहले इनसे मजदूरी करवाएं, बाद में उन्हें अपनी सेना में भर्ती करवा लें। यहीं पर कैप्टन की मुलाकात होती है दिया से। वो उसकी तारीफ करता है ताकि वो उसके पास रहे। कहता है कि आगे चल के मैं तुम्हें कैप्टन बनाऊंगा। तभी हम मैडी को देखते हैं जो दोबारा मिलती है डैनी से। एक पार्टी में ये दोनों करीब आने लगते हैं। मैडी डैनी को कहती है कि मुझे पता है कि तुम सिमंस नाम के आदमी के लिए काम करते हो जो उसी माइनिंग कंपनी में काम करता है जिस माइनिंग कंपनी ने सिविल वॉर यहाँ पे करवा के रखा है। मुझे उसके बारे में बताओ ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मगर डैनी कुछ नहीं बताता, निकल जाता है और पूरे देश में ऐसे ही माहौल अब खराब हो रहा है। हर तरफ लोगों को मारा जा रहा है। डैनी दोबारा ढूंढ के निकालता है सोलोमन को और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर वो हीरे मिल गए तभी मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। सोलोमन कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस अपने परिवार को ढूंढना है। तब डैनी उससे कहता है कि उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे हीरे तक लेकर के चलो, बदले में मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढ के निकालूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन सोलोमन को उस पर भरोसा नहीं है। तभी यहाँ पर आरयूएफ वाले हमला कर देते हैं। हर तरफ से गोलियां चल रही है। तब डैनी उसे बचाता है और कहता है कि अकेले तुम अपने परिवार को नहीं ढूंढ पाओगे और ना ही अकेले मैं इस देश से बाहर निकल पाऊंगा। हम दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम मेरी मदद करो। तब सोलोमन मान जाता है। ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ समय के बाद इन्हें पता लगता है कि अब आरयूएफ ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया है। सारे लोग रिफ्यूजी कैंप्स में जा रहे हैं। तब सोलोमन और डैनी भी चले जाते हैं एक कैंप में। डैनी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि उसे कोई फ़ोन मिल जाए ताकि वो कांटेक्ट कर सके मैडी से, मगर उसे कोई फ़ोन नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक जर्नलिस्ट पे। वो उसके पास जाता है और कहता है कि क्या तुम मैडी को जानते हो। वो आदमी जैसे ही हाँ कहता है, डैनी बताता है कि उससे मिलते ही कहना कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। अगले ही दिन अब मैडी चली आती है उससे मिलने के लिए। तब डैनी उससे कहता है कि तुम्हें जो जानकारी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने बॉस के बारे में सारा का सारा डेटा तुम्हें दे दूंगा, बदले में मुझे एक हेल्प चाहिए। तुम जर्नलिस्ट हो, तुम्हें यहाँ के हर एक रिफ्यूजी कैंप के बारे में पता है। सोलोमन के परिवार को ढूंढो। मैडी सोलोमन से मिलती है और कहती है कि यहाँ का सबसे बड़ा एक ही रिफ्यूजी कैंप है जिसमें 10 लाख लोगों को रखा गया है। मैं तुम लोगों को वहाँ लेके चलती हूँ। वो एक चॉपर बुलाती है और ये लोग पहुँच जाते हैं उस कैंप के पास। अब सोलोमन हर तरफ अपने परिवार को ढूंढ रहा है। कुछ देर के बाद उसकी नज़र पड़ती है अपने पत्नी और अपनी बच्ची पे। वो उन्हें चिल्ला करके बुलाता है। ये लोग एक दूसरे को देखने के बाद बहुत खुश हैं।
थोड़ी देर के बाद सोलोमन पूछता है कि दिया कहाँ पे है। तब उसकी पत्नी बताती है कि उसे आरयूएफ वाले उठा के ले गए। तब वो फूट फूट के रोने लगता है। उसे पता भी नहीं है कि अब उसका बच्चा जिंदा है या मर गया। डैनी और मैडी उसे संभाल के वापस लेके आते हैं चॉपर में। हवा में आने के बाद वो बताता है कि पहाड़ के दूसरी तरफ एक पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे मैंने हीरे को गाड़ करके रखा है। जैसे ही मैडी इस बात को सुनती है वो भड़क जाती है, क्योंकि वो पहले से इन सारी चीजों के खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि हीरो की तस्करी हो। जैसे ये लोग नीचे उतरते हैं, डैनी जाता है मैडी के पास। तब वो भड़की हुई होती है और कहती है कि मैं रोज इसके बारे में लिखती हूँ कि यहाँ पर कितने लोग मारे गए, कितने लोगों पे जुल्म हो रहे हैं और ये हालत बद से बदतर होती जाएगी। और मैं इनके बारे में नहीं लिखना चाहती। मुझे उन लोगों के बारे में लिखना है जिनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, जिनकी वजह से लोग मर रहे हैं, मगर मेरे पास एक भी सबूत नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद डैनी कहता है कि मेरे पास सारे सबूत हैं। वो एक छोटी सी किताब दिखाता है जिसके अंदर उसने सारा का सारा हिसाब रखा है कि कब कहाँ से कितने हीरे गए हैं और किन के पास कितने हीरे हैं। डैनी कहता है कि जैसे ये किताब बाहर आएगी मेरे बॉस मुझे मरवा देंगे और मैं ये नहीं चाहता। इसके लिए मुझे हीरो की ज़रूरत है। जब तक वो हीरे नहीं मिलते मैं यहाँ से भी बाहर नहीं निकल सकता। एक बार मुझे वो हीरे मिल जाए उसके बाद ये किताब तुम्हारी है। तुम सारी चीज़ों को पब्लिश करके इन सारी चीज़ों को रुकवा देना। मैं बस यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों को छोड़ करके। तब मैडी मान जाती है। वो सबसे पहले इनका जर्नलिस्ट का कार्ड बनाती है ताकि उसके साथ ये लोग ट्रैवल कर सके और लेकर के जाने लगती है दूसरे कैंप्स में। लेकिन जैसे ये लोग अगले कैंप में पहुंचते हैं, आरयूएफ वाले हमला कर देते हैं इनके ऊपर। चारों तरफ फिर से लोग मारे जा रहे हैं। इस बार तो जर्नलिस्ट भी मारे गए हैं। तब डैनी इन दोनों को बचाता है। वो पहले सेना में था, उसे पता है कि ऐसे समय में अपने आप को कैसे बचाना है। उसके ऊपर हमला होते रहता है और वो इन्हें लेकर के भागते रहता है। कुछ देर के बाद वो उन्हें लेकर के आता है जंगल के बीचों बीच। तब यहाँ के आदिवासी हमला कर देते हैं इनके ऊपर। उन्हें लगता है कि ये लोग भी दुश्मन हैं। तब मैडी सबको शांत करवाती है। वो जानती है इन आदिवासियों के बारे में। उनसे बात करके उन्हें कहती है कि हम यहाँ पर सबकी मदद के लिए आए हैं। तब ये आदिवासी उन्हें लेकर के जाते हैं जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर एक घर है। ये घर है बेंजामिन नाम के एक आदमी का, जो अनाथ बच्चों को पनाह देता है। ये लोग थोड़ा समय बिताते हैं बेंजामिन के साथ और यहाँ से निकल जाते हैं। जंगल में और अंदर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि आरयूएफ ने यहाँ पर अपने गार्ड्स को छोड़ रखा है और ये गार्ड्स कोई और नहीं बल्कि बच्चे हैं। उन्हें देखने के बाद बेंजामिन उनसे बात करता है ताकि उन्हें भी पनाह दे सके, मगर इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ये लोग तुरंत शूट कर देते हैं बेंजामिन को। तब डैनी इन्हें लेकर के फिर से भागता है। बेंजामिन की जान बचाने के लिए वो उसे लेकर के आता है मिलिट्री कैंप पे। कैंप पे उसकी मुलाकात होती है कर्नल कोइटजी से। कोइटजी और डैनी ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, सेना में भी एक साथ काम कर चुके हैं। डैनी को ये बात पता है कि कोइटजी कितना बड़ा गद्दार है। वो डैनी को कहता है कि मुझे पता है उस हीरे के बारे में, मेरे साथ मिलकर के काम करो, हम दोनों मिलकर हीरे को ढूंढेंगे। मगर डैनी ऐसा नहीं चाहता। वो अगले दिन मिलता है मैडी से और उसे कहता है कि अब मैं एक नए सफर पे निकलने वाला हूँ बिना कोइटजी को बताए। मैं और सोलोमन जा रहे हैं उस हीरे के पीछे। मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं वापस आऊँगा या नहीं। इतना कहने के बाद वो किताब दे देता है मैडी को। उसे कहता है कि सच्चाई को दुनिया के सामने लाना ताकि ये सारी चीज़ें रुक सकें। तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। इन दोनों की आंखों को देख करके लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं, मगर कोई भी अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहता। ये दोनों भावुक हो रहे होते हैं। फिर डैनी यहाँ से निकल पड़ता है सोलोमन को लेकर के। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, डैनी को एहसास होता है कि सोलोमन पहले अपने बच्चे डिया को छुड़ाना चाहता है, तब वो हीरे के पीछे जाएगा। तब डैनी भड़क जाता है और कहता है कि हम आरयूएफ के कैंप में नहीं जा सकते। तुम्हारे बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया गया होगा, वो हमारे ऊपर भी गोली चला सकता है। सोलोमन कहता है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा बच्चा है, मुझे उसे बचाने की कोशिश तो करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब इनके बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर लड़ने के बाद डैनी मान जाता है। रात में जब ये दोनों एक जगह बैठे होते हैं, तब सोलोमन बहुत ही गहरी सोच में होता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि बाहर के लोग हीरे के पीछे क्यों हैं, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए, मगर मैं इस बात को नहीं समझ पाता हूँ कि हमारे देश के लोग अपने ही लोगों को क्यों मारना चाहते हैं। अगले दिन ये लोग दोबारा चलना शुरू करते हैं और पहुँच जाते हैं कैंप के पास। कैंप के इर्द गिर्द बहुत सारे गार्ड्स हैं, ये लोग ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते। डैनी रोकता है सोलोमन को, थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। वो सीधा कॉल घुमाता है कर्नल कोइटजी के पास। उसे कहता है कि मैं हीरे के पास आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हैं, मैं हीरे नहीं चुरा सकता, तो कल सुबह सुबह तुम्हें यहाँ पर बमबारी करनी पड़ेगी। जैसे ही सारे लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे मैं हीरे चुरा लूँगा। कोइटजी मान जाता है। दूसरी तरफ सोलोमन दूरबीन से हर तरफ अपने बच्चे को ढूंढ रहा है, मगर उसका बेटा उसे कहीं नजर नहीं आता। डैनी कहता है कि कल सुबह तक शांत रहो, जैसे ही बमबारी होगी
हमें अंदर जाने का मौका मिल जाएगा। रात में जब ये लोग सो जाते हैं तब सोलोमन अपने आप को नहीं रोक पाता और चला जाता है कैंप के अंदर। कुछ देर के बाद जब डैनी की आंख खुलती है वो समझ जाता है कि सोलोमन कहाँ गया है। वो भी बंदूक लेकर के आता है कैंप की तरफ। अब सोलोमन अंदर आ चुका है, हर तरफ अपने बच्चे को ढूंढ रहा है। कुछ देर के बाद उसे दिया मिल जाता है। वो धीरे से उसके पास जाकर के कहता है कि मेरे साथ चलो। तब दिया कहता है कि तुम कौन हो। जब सोलोमन दोबारा उसका हाथ पकड़ता है तब वो चिल्ला करके कहता है कि ये आदमी दुश्मन है। सारे के सारे गार्ड्स यहाँ पर आकर के उसे पकड़ लेते हैं। बाहर से डैनी इन सारी चीजों को देख रहा है मगर वो अभी हमला नहीं करना चाहता। उसे इंतजार है सुबह का, जब यहाँ पर बमबारी होगी तब वो सोलोमन को बाहर निकालेगा। तभी वो कैप्टन देख लेता है सोलोमन को। उसके पास आकर के कहता है कि मुझे पता है कि वो हीरा तुम्हारे पास है, वो हीरा मेरा है। हीरे को ला करके दो और मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा, और अगर तुमने हीरा मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे बच्चे के हाथ में बंदूक दूंगा और वो तुम्हें खुद मारेगा। अब अभी के अभी बताओ कि वो हीरा कहाँ पे है। लेकिन ये लोग अब कुछ कर पाते उससे पहले कर्नल कोइटजी आ जाता है लोगों को लेकर के, और चारों तरफ वो लोग बमबारी करने लगते हैं। इस चीज को देखने के बाद डैनी भी बंदूक लेकर के घुस जाता है और एक एक करके मारने लगता है सबको। तब सोलोमन और कैप्टन लड़ने लगते हैं। सोलोमन मार गिराता है कैप्टन को क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी ऐसी दुर्दशा है। दूसरी तरफ डैनी पकड़ लेता है दिया को ताकि वो इधर उधर ना भाग सके और वो उसे लेकर के जा सके उसके पिता तक। तभी कोइटजी आता है बाहर आते ही वो सबसे पहले मिलता है डैनी से। उसे कहता है कि अब हमने इस कैंप पे कब्जा कर लिया है, मुझे बताओ कि वो हीरा कहाँ पे है। डैनी कहता है कि वो हीरा सोलोमन के पास है। जैसे ही वो हीरा मुझे मिलता है मैं तुम्हारे पास लेकर के आऊँगा, हम आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे। लेकिन कोइटजी अब ऐसा नहीं चाहता, उसे पूरा का पूरा हिस्सा चाहिए। तब डैनी कहता है कि सोलोमन ऐसा कभी नहीं करेगा, वो तुम पे भरोसा नहीं करता। तब कर्नल कहता है कि अगर मुझे वो हीरा नहीं मिला तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। इस बात को सुनने के बाद डैनी जाता है सोलोमन के पास। उससे कहता है कि जैसे ही कोइटजी को हीरा मिलेगा वो हम दोनों को मार देगा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। जब सोलोमन नहीं मानता तब डैनी उठाता है यहाँ पर सोलोमन के बेटे को और कोइटजी के हवाले करके कहता है कि अगर इसने हीरा नहीं दिया तो इसे मार देना। तब सोलोमन मान जाता है। ये लोग जाने लगते हैं हीरे की तरफ। जब सोलोमन खुदाई कर रहा होता है तब डैनी उसे इशारा करता है कि उसे नाटक करना है कि हीरा मिल गया। जैसे ही वो नाटक करता है कोइटजी आगे बढ़ता है और इस मौके का फायदा उठा करके डैनी हमला कर देता है इनके ऊपर। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। डैनी एक एक करके सबको मार गिराता है। अंत में वो मार देता है कोइटजी को भी, मगर अब डैनी भी घायल है, उसे भी गोली लगी है। तभी सोलोमन को हीरा मिल जाता है और ये तीनों लोग वापस आने लगते हैं। रास्ते में डैनी सोलोमन से कहता है कि वो हीरा मुझे दो। हीरा मिलते ही वो कांटेक्ट करता है अपने दोस्त से और अपनी लोकेशन बताता है ताकि वो हेलीकॉप्टर से आके उसे ले जा सके। मगर धीरे धीरे अब उसकी हालत खराब हो जाती है और वो गिर जाता है जमीन पे नीचे। तब सोलोमन उसे अपने कंधे पे उठा के आगे तक लाता है, मगर एक वक्त के बाद डैनी कहता है कि मुझे छोड़ दो। नीचे उतरने के बाद वो कहता है कि तुम जाओ। वो हीरा भी उसे दे देता है, कहता है कि इस हीरे को बेच करके अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना। सोलोमन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, मैं तुम्हें अभी भी कंधे पे उठा के लेकर के जा सकता हूँ। डैनी कहता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आर्मी वाले आ रहे हैं, किसी न किसी को उन्हें रोकना पड़ेगा। तुम जाओ, तब तक मैं उन्हें रोक करके रखता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी बुरे काम किए हैं, कम से कम आखिरी में मुझे अच्छा काम करने दो। वो सोलोमन को भगा देता है हीरे के साथ और बंदूक लेकर के खड़ा हो जाता है सिपाहियों को मारने के लिए ताकि वो लोग सोलोमन के पीछे ना जाएं। जैसे ही थोड़ी शांति होती है वो सीधा कॉल करता है मैडी के पास। उससे कहता है कि मैं तुमसे एक आखिरी चीज मांगना चाहता हूँ, बस सोलोमन के परिवार को यहाँ से बाहर निकाल दो और उन्हें अच्छी जिंदगी देना। मैडी समझ जाती है कि डैनी बहुत बड़ी मुसीबत में है, शायद वो बचे भी ना। तब वो भावुक होने लगती है और डैनी भी भावुक होता है। इन दोनों ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया है, मगर इन्हें पता है कि ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। थोड़े समय के बाद डैनी अपना दम तोड़ देता है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ दिनों के बाद अब मैडी बुलाती है सोलोमन को लंदन। फिर वो डील करने जाता है सीमंस के साथ उस हीरे का। बदले में सीमंस उसे $2 मिलियन देता है, मगर उसे पता नहीं है कि मैडी इन सारी चीज़ों की तस्वीरें खींच रही है। जैसे ही उसे तस्वीरें मिलती हैं वो सारी तस्वीरों को ऑनलाइन लीक कर देती है और पूरा का पूरा आर्टिकल लिखती है कि जिस हीरे को सारे अमीर लोग इतने शान शौकत के साथ पहनते हैं वो हीरे किसी के खून में सने हुए हैं। हर एक हीरे के लिए किसी न किसी मासूम की जान जाती है। तब सारे के सारे लोग सड़कों पे चले आते हैं। सोलोमन के पूरे परिवार को लंदन बुलाया जाता है। अब ये सारे लोग सुरक्षित हैं और अमीर भी। सोलोमन पूरी दुनिया को बताने के लिए आता है कि उसके साथ क्या हुआ है और उसके लोगों के साथ क्या हो रहा है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।